हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग का आने वाला समय बहुत ही अब अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब कोरोना से बहुत जल्द हम लोग निजात पाने वाले हैं और लॉकडाउन भी बहुत जल्द समाप्त होगा। तो चलते हैं हम लोग आज के वीडियो लेक्चर की ओर। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन पर आधारित प्रश्न। पिछले क्लास में हम लोग वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में पढ़े थे, जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक दो चीज और बता दें, सिर्फ वाष्प दाब का अवनमन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब भी अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अणुसंघ गुणधर्म है। और अणुसंघ गुणधर्म क्या है, ये पिछले क्लास में बताया गया था। किसी तनु घोल का वह गुण जो घुल्ली की मात्रा पर निर्भर करता है, घुल्ली की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ प्रॉब्लम बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया जा रहा है, ताकि आपका जो टॉपिक है रिफ्रेश हो जाए और तब आपको प्रॉब्लम बनाने में मन लगे। फर्स्ट फॉर्मूला जो रिलेटिव लोअरिंग का आया था डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए, P नॉट बी माइनस पी एच बाई P नॉट बी, तनु घोल के लिए फॉर्मूला है WA इंटू MB MA इंटू WB। इसमें P नॉट बी क्या है, शुद्ध अवस्था में घोलक का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था मतलब जब अलग बर्तन में, पिछले क्लास में ये डिस्कस किया गया था, समझाया गया था। आज का ये क्लास करने से पहले P नॉट बी, P नॉट ए, PA, PB सबके बारे में आपको आना चाहिए। और ये कैसे आएगा, पीछे के लेक्चर को देखिए, एक दो लेक्चर पीछे P नॉट ए, PA सब एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट के साथ समझाया गया था, जो आपको देखना मस्ट है, तभी समझ में आएगा। और PS क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। P नॉट बी तो समझ ही रहे होता है, WA दिए गए घुल्ले का भार, MB घोलक का अणुभार, MA घुल्ले अवास्तविक घुल्ले का अणुभार, ये है WA, WB घोलक का दिया गया भार। PS इक्वल PA प्लस PB। जब वाष्पशील घुल्ले को मिलाया जाता है, घोल का कुल वाष्प दाब घुल्ले और घोलक दोनों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। और यहाँ PA और PB का मान रखते हुए आप PS इक्वल समझ सकते हैं, यानी PS इक्वल एक और फॉर्मूला। फाइनली ये पूरा जो इसी का कंप्लीट फॉर्म है। ए में यहाँ को अवाष्पशील घुल्ले का अणुभार निकाला गया है और यहाँ घोल की मोलरता निकालने का सूत्र है। तो P नॉट ए शुद्ध अवस्था में घुल्ले का वाष्प दाब, PA घुल्ले का आंशिक वाष्प दाब, P नॉट बी शुद्ध अवस्था में घोलक का वाष्प दाब, PB घोलक का आंशिक वाष्प दाब, PS घोल का कुल वाष्प दाब, M घोल की मोलरता, MA घुल्ले का अणुभार और दिए गए घुल्ले का भार। तो अब हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन, जैसा कि पिछले क्लास में आप बताया कि हिंदी मीडियम में आपका ये क्लास अब स्टार्ट हो गया है। हिंदी मीडियम वाले के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अलग। अब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखा जाए एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.16। तो और हाँ, जिस स्टूडेंट को अगर इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में होते हुए भी इंग्लिश मीडियम में कुछ पढ़ने का अगर इच्छा होगा, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले क्लास लेक्चर को देख लें। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.16। यहाँ हेप्टेन और ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। हेप्टेन और ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं, यानी एक घोल बनाया गया है जिसमें हेप्टेन C7H16 और ऑक्टेन C8H18 दोनों को घोला गया है। ये एक आदर्श विलयन, आपको बता दें कि आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, घोल की विलयता, मतलब ये पूरा टॉपिक विलयता से संबंधित, जिसमें आपको आदर्श अनादर्श घोल का के बारे में, फिर उसके बाद राउंड के नियम से ऋणात्मक विचलन, राउंड के नियम से धनात्मक विचलन, सारा टॉपिक क्लास मतलब चैप्टर के लास्ट में एक साथ आएगा, जो विलयता से संबंधित है, तो वहां पर आपको दिया जाएगा। फिलहाल
आगे देखा जाए एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 केल्विन ताप पर दो द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः, यानी कि दोनों का अपना अपना वाष्प दाब दिया गया है। यानी कि ये है आपका हेप्टेन का वाष्प दाब और ये है ऑक्टेन का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में ये वाष्प दाब दोनों का इतना इतना है। इसका 105.2 किलो पास्कल और इसका है 46.8 किलो पास्कल। और अब दोनों का कितना कितना ग्राम मिक्सअप किया गया है, तो इसका 26 ग्राम और इसका 35 ग्राम मिक्सअप किया गया है। तो कहने का मतलब है कि एक घोल बनाया गया है हेप्टेन और ऑक्टेन से, जिसमें हेप्टेन का 26 ग्राम और ऑक्टेन का 35 ग्राम लिया गया है। तो कहा जा रहा है कि ये दोनों मिलकर आदर्श घोल बनाता है। तो दोनों को मिक्सिंग करने के बाद जो कुल वाष्प दाब घोल का होगा वो क्या होगा, यानी PS इक्वल वाट। PS आपको निकालना है और दोनों के लिए दिया गया भार है, यानी कि W हेप्टेन का दिया गया भार कितना है, तो 26 ग्राम है और ऑक्टेन का दिया गया भार कितना है, तो ऑक्टेन का दिया गया भार 35 ग्राम है। तो आपको बता दें इस दिए गए भार में अणु भार से जैसे जैसे भाग देंगे मोल की संख्या निकल जाएगी। यानी अगर हम पहले दिया अणु भार निकालना चाहे हेप्टेन का, तो हेप्टेन का पहले अणु भार निकालेंगे और हेप्टेन का जैसे ही अणु भार आ जाएगा हम लोग मोल निकाल लेंगे। तो ये आ रहा है 100 और फिर ऑक्टेन का अणु भार, ऑक्टेन का अणु भार ये रहा, ये आ रहा है 140। और अब मोल की संख्या हम निकालने जा रहे हैं। तो मोल की संख्या सबसे पहले हेप्टेन का, तो हेप्टेन का मोल आ रहा है दिए गए भार में मॉलिक्यूलर मास से। जैसा कि मोल की संख्या निकालने के लिए बहुत बार बता दिया गया है पिछले क्लास में, दिए गए भार में अणु भार से भाग देते हैं। तो ये हो गया 0.26 मोल। और इसका मोल इसका ऑक्टेन का, तो ऑक्टेन का मोल कितना हुआ, तो ऑक्टेन का मोल के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे 35, ये है दिया गया भार और इसका अणु भार है 140 और इसका आ रहा है दिए गए भार में अणु भार से भाग देने पर 0.3 समथिंग आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मोल की संख्या है। अब हम लोग को कुल वाष्प दाब निकालना है। तो कुल वाष्प दाब निकालने के लिए, कुल वाष्प दाब को निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा ये वाला। तो ये हो जाएगा C6 C7 बल्कि C7 8 16x। तो यहाँ पर हम लोग को मोल फ्रैक्शन का भी जरूरत महसूस होगा। तो हम लोग पहले मोल फ्रैक्शन ही निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन क्योंकि देखिए पहले इस फॉर्मूले को समझिए। इस फॉर्मूले में हमको दोनों का अपना घटक प्रेशर चाहिए और दोनों का मोल फ्रैक्शन। तो पहले चलते हैं मोल फ्रैक्शन निकालने। हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन, तो हेप्टेन का मोल कितना है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या समझाया गया था, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर लिखकर टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं। ये 0 पॉइंट आपका ये पूरा डिवाइड करने पर 0.307 आता है। तो ये पूरा 0.26 प्लस 0.307, तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन इसका आ जाएगा। और अब मोल फ्रैक्शन इसका जब निकालते हैं तो 0 पॉइंट आता है, ये पूरा डिवाइड करने के बाद 0.46। और अब मोल फ्रैक्शन हमको ऑक्टेन का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से आप लोगों को पता है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो 1 में से अगर हम इसका हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन घटा दें, हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन घटाते ही आपको
ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ये रहा ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन। और अब इजी वे में इस फॉर्मूले की सहायता से पूरा मान रखते हुए पी नॉट ये आपका x, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन हो गया, ये दोनों का अपना अपना। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है पी नॉट C7H16 x C7H16 प्लस पी नॉट C8H18 C8H18 और सबका वैल्यू नजर आ रहा है 105.2 मल्टीप्लाइड विद 0.46 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद इसका अपना है 46.8 और इसमें मल्टीप्लाई होगा 0.54 से और ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर 48.392 और ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 25.272 और लास्ट इसका फाइनल आंसर 73.664 किलो पास्कल में दिया है वेपर प्रेशर, इसलिए आंसर किलो पास्कल में ही होगा। तो ये है, अब एक बार फिर से शुरू से अंत तक समझ लिया जाए। दो लिक्विड पेयर्स, दो द्रव घटक था, एक हेप्टेन एक ऑक्टेन का। हेप्टेन का 26 ग्राम, ऑक्टेन के 35 ग्राम के साथ मिक्सअप किया गया। तो मिक्सअप करने के बाद, इसमें मिश्रित करने के बाद घोल का कुल वाष्प दाब क्या होगा, यही यानी पीएस निकालना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों का गिवन मास या दिए गए मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हुए मोल निकाल लिया और मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट बताया गया कि दिए मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल में टोटल सॉल्यूशन के कंपोनेंट के मोल की संख्या से डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है या शॉर्टकट मेथड कि सॉल्यूट और सॉलिड के मोल फ्रैक्शन का सम योग जो होता है 1 होता है, तो 1 में से घटाकर ये निकाला गया और अब सबका वैल्यू यहाँ पुट अप करने पर फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.17। तो 2.17 के लिए यहाँ पर अब देखा जाए प्रॉब्लम नंबर 2.17। पहले क्वेश्चन समझिए। 300 केल्विन ताप पर जल का वाष्प ताप मतलब आप समझ गए होंगे शुद्ध घोलक का वाष्प ताप P0B 12.3 किलो पास्कल। तो इसमें बने अवाष्पशील विलय के 1 मोलर विलय का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। 1 मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोलर आपको अलग से पहले बता दें कि अगर 10 m NaOH सॉल्यूशन है तो इस m का मतलब ये स्मॉल m है, एक कैपिटल M नहीं होता है। कैपिटल M का मतलब मोल पर लीटर होता है और ये स्मॉल m है तो मोल पर केजी होगा। तो मोल पर केजी, यहाँ पर मोल पर केजी होगा तो मोल पर केजी यानी 10 मोल पर केजी का मतलब है कि 1 किलोग्राम जल में NaOH का 10 मोल है और यहाँ 1 मोलर का मतलब है इसकी मोलरिटी 1 है। तो इसका अर्थ है कि 1 किलोग्राम जल में घुलने का 1 मोल स्थित है, यानी 1 मोलर घोल का अर्थ है कि 1000 ग्राम जल में घुलने का
स्थित है। और अब इस सेंटेंस से हम लोग को क्या क्या मिला, क्या क्या मिला, इसमें मिल गया हम लोग को घुल्ले के मोल की संख्या, यानी Na बराबर 1 मोल, और घोलक का भार मिल गया 1000 ग्राम। और हम लोग जल का अणु भार जानते हैं, जल का अणु भार यहाँ घोलक का अणु भार के रूप में होगा। तो आप समझ सकते हैं ये H2O के लिए निकाला गया है, H2O के लिए है, तो ये 18 आएगा। कैसे आएगा, 1 × 2 + 16 18। और इस तरह से आप मोल की संख्या निकाल लेंगे, किसका, जल के लिए भी मोल की संख्या आप निकाल सकते हैं। इस दिए गए भार में 1000 में 18 से भाग देंगे तो आएगा 55.55 मोल। और अब कह रहा है 1 मोलर विलेन का वाष्प दाब क्या होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में भी पीएस निकालना है, इतना हमको पता है। और यहाँ P0B का मान दिया गया है और हमको PS निकालना है। तो फॉर्मूला है P0B माइनस PS अपॉन P0B इक्वल Na प्लस N। और अब P0B का मान 12.3 पास्कल, और अब PS और ये 12.3, ये हो गया 1, Na का मान 1 मोल, 1 + 55.55। और अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। तो 12.3 इक्वल, ये पूरा मल्टीप्लाई होकर ऐड होकर बल्कि 56.5 मल्टीप्लाइड विद 12.3 माइनस PS। और अब फाइनल PS इक्वल, यानी कि पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, कर ही देते हैं। 12.3 इक्वल 56.5 इंटू 12.3 माइनस 56.5 इंटू PS। और अब ये पूरा इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हम लोग 50 PS इक्वल फाइनली 56.5 इंटू 12.3 माइनस 12.3 डिवाइडेड बाई 56.5। और इस तरह से ये पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है 12.08 किलो पास्कल। एक बार फिर से इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को आप समझ लीजिए। इसका पूरा आंसर इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने 1 मोलर सॉल्यूशन का अर्थ समझना चाहा, तो 1 मोलर घोल का अर्थ है 1000 ग्राम जल यानी घोलक में घुल्ले का 1 मोल स्थित है। तो हमको 1000 ग्राम मतलब घोलक का दिया गया भार मिल गया, और 1 मोल से घुल्ले का मोल मिल गया, और जल है इसलिए जल का अणु भार हमने 18 प्राप्त किया। और यहाँ मोल की संख्या निकालने के लिए घोलक के दिए गए भार में घोलक के अणु भार से भाग दे दिए, तो दोनों का नंबर मोल मिल गया। फिर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए P0B का मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करने पर फाइनली यहाँ पर हमको आंसर मिला 12.08 किलो पास्कल। थैंक यू।